चलो कहाँ तक हम लोग किए थे केमिकल काइनेटिक्स में? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एक्टिवेशन सर। एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में डिस्कस कर रहे थे लास्ट क्लास में। ग्राफ बता दिए थे वो एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक के लिए। यस और नो? यस सर। यस सर। चलो ठीक है। तो अब ये तुम लोग को बताया था कि कोई भी रिएक्शन अगर फ्रूटफुल होना है, इफेक्टिव कोलिजन अगर होना है, ठीक है, तो फॉर ए फ्रूटफुल रिएक्शन किसको बोलते हैं? जिसमें रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स पूरा पूरा किस में कन्वर्ट हो जाए? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। उस टाइप के रिएक्शन को बोला जाता है फ्रूटफुल रिएक्शन। तो फ्रूटफुल रिएक्शन होने के लिए द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स मस्ट क्रॉस, क्या होता था, 3 साइमल्टेनियस बैरियर, ये बताए थे तुम लोग को। 3 साइमल्टेनियस मतलब तीनों बैरियर एक ही साथ क्रॉस करना होगा। अगर तीनों बैरियर क्रॉस नहीं हो रहा है तो फिर वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। कौन कौन सा बैरियर्स था? सबसे पहला बैरियर क्या था? बताओ बताओ जल्दी से, ये डिस्कस किया हुआ है। कॉलिजन बैरियर, यस और नो? यस सर। बताए थे ना। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को अगर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है तो ये कॉलिजन बैरियर मतलब उसके रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स को कोलाइड होना पड़ेगा, तभी वो कन्वर्जन हो पाएगा। तो इसमें एक टर्म आता है कॉलिजन फ्रीक्वेंसी का, कि मतलब कितने तेजी से वो कोलाइड होगा, या एक सेकंड में वो फ्रीक्वेंसी क्या होना चाहिए कॉलिजन का, ताकि वो इफेक्टिव कॉलिजन में कन्वर्ट हो सके। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कॉलिजन फ्रीक्वेंसी को कि नंबर ऑफ कॉलिजन्स, ठीक है, दिख रहा है स्क्रीन ना सबको? यस सर। ओके। तो कॉलिजन फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ कॉलिजन्स टेकिंग प्लेस बिटवीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, ठीक है, बिटवीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स पर यूनिट टाइम और पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, इसको कॉलिजन फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। एक यूनिट वॉल्यूम में और एक यूनिट टाइम में कितने नंबर ऑफ कॉलिजन्स हो रहे हैं, ठीक है, इसको कॉलिजन फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। और एवरेज जो कॉलिजन फ्रीक्वेंसी है ना, एवरेज वैल्यू उसका कितना होना चाहिए? इज 10⁻24 से 10⁻26। समझ रहे हो? तो पर यूनिट वॉल्यूम और पर यूनिट टाइम में 10⁻, देख रहे हो कितना लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होने चाहिए इफेक्टिव कॉलिजन के लिए? समझ रहे हो यार बात? यस सर। तो इतना नंबर ऑफ कॉलिजन्स होने के लिए रिएक्शन जो है बहुत ही फास्ट होना चाहिए, तभी ये इतना ज्यादा कॉलिजन्स पॉसिबल हो पाएगा पर यूनिट वॉल्यूम और पर यूनिट टाइम में, ठीक है। तो पहला जो बैरियर होता है कॉलिजन बैरियर, तो एवरेज वैल्यू ये निकाला गया, मतलब किसी भी रिएक्शन के लिए अगर वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है तो उसके लिए एवरेज वैल्यू जो है पर यूनिट टाइम और पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ कॉलिजन्स कितने होते हैं रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में, ये 10⁻24 से 26 के बीच में, ठीक है। यस सर। तो ये हो गया फर्स्ट बैरियर। सेकंड बैरियर तुम लोग को क्या बताए थे? ओरिएंटेशन बैरियर। ओरिएंटेशन बैरियर। तो ओरिएंटेशन बैरियर में हम लोग क्या डिस्कस किए थे? इसमें ये बोले थे कि दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स अगर आपस में कोलाइड कर रहे हैं तो उनका ओरिएंटेशन जो होना चाहिए एक दूसरे के इफेक्टिव ओरिएंटेशन होना चाहिए, मतलब एक दूसरे के तरफ इंक्लाइंड होना चाहिए ओरिएंटेशन। मतलब कि जैसे देखो दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कोलाइड करके प्रोडक्ट बना रहे हैं तो वहां पे क्या होता है कि रिएक्टेंट रिएक्टेंट के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है और प्रोडक्ट के बीच का बॉन्ड फॉर्म होता है। तो नया बॉन्ड बनने के लिए तो जो ओरिएंटेशन होना चाहिए ओवरलैपिंग होना जरूरी है, और ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स होने के लिए उनके ऑर्बिटल के लोब्स जो है एक दूसरे के तरफ इंक्लाइंड होने चाहिए, तभी प्रॉपर ओरिएंटेशन अगर नहीं होगा तो फिर वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि फॉर फ्रूटफुल रिएक्शन देयर मस्ट बी देयर मस्ट बी collision between reactant molecules having proper orientation, ठीक है। जैसे मान लो जैसे एक रिएक्शन लिख रहे हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है,
H2NO2 जो है ये कन्वर्ट होता है N2O4 में। अब इस रिएक्शन को होने के लिए जैसे NO2 का इंटरेक्शन जो होगा ये कुछ इस टाइप का होना चाहिए, ओरिएंटेशन जो होना चाहिए ये NO2 है, और दूसरा NO2 अगर इस ओरिएंटेशन में होगा तो आसानी से ये रिएक्शन हो सकता है। अब इन दोनों N2O4 कैसे बनता है, N2O4 का जो स्ट्रक्चर होता है ये कुछ इस टाइप का होता है। N N बन गया, यहाँ डबल बॉन्ड O, ठीक है, ये O और ये डबल बॉन्ड O, और ये आसानी से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकता है, समझ रहे हो। तब ये इस ओरिएंटेशन में अगर ये NO2 के मॉलिक्यूल्स नहीं होंगे तो ये रिएक्शन इफेक्टिवली हो सकता है क्या? अगर मान लो इसका ओरिएंटेशन को चेंज हो जाएगा तो N और N के बीच का ओवरलैपिंग पॉसिबल होगा, वो जो बॉन्ड No, बन sir. पाएगा क्या? तो इसलिए ओरिएंटेशन मैटर करता है। अगर दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं, एक प्रॉपर ओरिएंटेशन में होना चाहिए तभी वो प्रोडक्ट बना सकता है, ठीक है। और NO2 जो है ये एक्चुअली पैरामैग्नेटिक स्पीसीज है, ठीक है, इसके बारे में पढ़े भी होगे तुम लोग। और ये N2O4 जो बनता है ये डायामैग्नेटिक हो जाता है, मतलब इसके पास क्या है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में तो 5 होते हैं ना, ऐसा नो। Yes, sir. तो एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दोनों के पास है। अब ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर प्रॉपर ओरिएंटेशन में होंगे नहीं तो ओवरलैपिंग हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा, इसलिए ये No, sir. प्रॉपर ओरिएंटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो सेकंड हो गया ओरिएंटेशन बैरियर। थर्ड बैरियर कौन सा था हमारा? Energy barrier. एनर्जी बैरियर। तो एनर्जी बैरियर ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं, एक्टिवेशन एनर्जी एंड ऑल, थ्रेशोल्ड एनर्जी, है ना। मतलब मिनिमम रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को अगर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है तो कहाँ तक पहुंचना होगा उसको? ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंचना होगा, तभी तो वो प्रोडक्ट में, अगर एक बार ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंच गया उसके बाद वो आसानी से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकता है। तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स मस्ट क्रॉस एनर्जी बैरियर टू गेट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, ठीक है। तब ये तीनों बैरियर जो है ना साइमल्टेनियसली होने चाहिए क्रॉस। तीनों में से अगर कोई भी बैरियर क्रॉस नहीं हो रहा है तो इसका मतलब वो फ्रूटफुल रिएक्शन नहीं है। तो अगर हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन किसी भी रिएक्शन के लिए लिखना चाहें तो ये रेट ऑफ रिएक्शन जो है ना तीनों पे डिपेंड करेगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हम लोग लिख सकते हैं, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी, ठीक है, इनटू इन तीनों के प्रोडक्ट पे डिपेंड करेगा क्योंकि तीनों साइमल्टेनियस रोल प्ले करते हैं, ठीक है। कॉलिजन विद प्रॉपर ओरिएंटेशन, प्रॉपर ओरिएंटेशन, और तीसरा जो होता है ये एनर्जी बैरियर का है, तो इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग सफिशिएंट एनर्जी, हैविंग सफिशिएंट एनर्जी, मतलब कितने मॉलिक्यूल्स हैं, कितने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जो कि एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर रहे हैं। तो ये तीनों का जब प्रोडक्ट निकालोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना। तीनों पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो तीनों का प्रोडक्ट लेना होगा। और एक और चीज हम लोग देख चुके हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट कांस्टेंट भी होता है, क्योंकि रेट कांस्टेंट अगर इंक्रीज या डिक्रीज होगा तो उसके हिसाब से वही सेम फर्क जो है रेट ऑफ रिएक्शन पे भी पड़ेगा, ठीक है। तो रेट कांस्टेंट जिसको के से डिनोट करते हैं हम लोग, तो के हम लोग ऑलरेडी बता चुके थे, के सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर ही उसको अफेक्ट कर सकता है। अगर टेम्परेचर चेंज होगा तभी रेट कांस्टेंट चेंज होगा, और रेट कांस्टेंट में जैसा भी चेंजेस आएगा रेट ऑफ रिएक्शन जो है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, समझ रहे हो बात? यस और नो? Yes. Yes. तो इन तीनों को जब हम लोग क्लब करते हैं ना एक साथ तो रेट ऑफ रिएक्शन की जगह हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं के से, रेट कांस्टेंट से। तो रेट कांस्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है। ये जो कॉलिजन फ्रीक्वेंसी इसको हम लोग जेड से डिनोट करते हैं, तो कॉलिजन फ्रीक्वेंसी की जगह हम लोग जेड पुट कर दिए, ठीक है। उसके बाद कॉलिजन विथ प्रॉपर ओरिएंटेशन, तो उसका एक फैक्टर आता है पी, कि प्रॉपर ओरिएंटेशन वो ये सारे कॉन्स्टेंट्स हैं, ठीक है। और उसके बाद ये जो है लास्ट वाला फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग सफिशिएंट एनर्जी, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है ई पे पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी से, ये फ्रैक्शन बताता है। ई पे पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी ये क्या है एक्चुअली, ये बता रहा है कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो जिनका एनर्जी
एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा है, मतलब या तो एक्टिवेशन एनर्जी की इक्वल है या उससे ज्यादा है, ताकि वो आसानी से एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर सके। ठीक है, तो ये सारे कांस्टेंट्स के वैल्यू को ना, ये सारे कांस्टेंट्स के वैल्यू को हम लोग रिप्लेस कर देते हैं एक कांस्टेंट, सिंगल कांस्टेंट से, ए से, जिसको बोला जाता है आर्हीनियस कांस्टेंट। और ये क्या बच गया, ई पे पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। ठीक है, तो यहाँ ए जो है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए है आर्हीनियस कांस्टेंट। ठीक है, या फिर इसी को बोला जाता है प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, क्योंकि एक्सपोनेंट से पहले आ रहा है तो प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। ठीक है, तो ए का वैल्यू जो है ना, ये आर एन एस कॉन्स्टेंट ही है, सारे फैक्टर को जब हम लोग एक साथ देखें तो वो जिसको कांस्टेंट से रिप्लेस कर देते हैं हम लोग। तो ए का वैल्यू जो है ना, डिपेंड किस पे करता है, डिपेंड्स ऑन ऑल द पैरामीटर्स। ठीक है, जो भी पैरामीटर्स इन्वॉल्व है, लाइक टेम्परेचर। ठीक है, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस इट इज एज्यूम टू बी कांस्टेंट। मतलब हम लोग जितने भी केसेस करेंगे, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे, तो उसमें ए को हम लोग एज्यूम करेंगे कांस्टेंट। मैक्सिमम केसेस में ए कांस्टेंट ही लिया जाता है, एज्यूम टू बी कांस्टेंट। ठीक है, ये चीज ध्यान देना कि मैक्सिमम केसेस में ए एक्चुअली डिपेंड करता है टेम्परेचर और अदर फैक्टर्स पे, जितने भी पैरामीटर्स इन्वॉल्व हैं। बट जनरली हम लोग न्यूमेरिकल जब भी इसके सॉल्व करेंगे तो उसमें ए को जनरली हम लोग कांस्टेंट एज्यूम करके चलेंगे। समझ रहे हो, लिख रहे हो ना इसको? यस सर। चलो, अब यहाँ देखो, इसको जब हम लोग रिलेशन को आगे एक्सपैंड करते हैं, ठीक है, तो ये रिलेशन हमारा क्या आया था, के, रेट कांस्टेंट के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या था, ए इंटू ई पे पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। ये ई ए क्या है बता सकते हो ना, ये क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी है। ठीक है, और आर है गैस कांस्टेंट, और टी है टेम्परेचर। ठीक है, ई अपॉन आर टी, टेम्परेचर केल्विन में। तब यहाँ पे जब ये प्रोपोर्शनैलिटी, सॉरी, ये जो प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाए थे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आया था। ठीक है, प्रोपोर्शनैलिटी साइन यहाँ पे हटाने के बाद, ठीक है, ये सारे कांस्टेंट को एक साथ ले लिया हम लोग। प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाने के बाद उसको हम लोग एक कांस्टेंट, आर्हेनियस कांस्टेंट ए से रिप्लेस कर दिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, ये इक्वेशन है हमारे पास, रेट कांस्टेंट के इज इक्वल टू ए इंटू ई पे पावर माइनस ई ए बार टी। ए को याद रखना, ए है क्या, एक्चुअली ये इक्वेशन जो दिया था ये आर्हेनियस दिया था, इसलिए उसी के नेम पे है आर्हेनियस कांस्टेंट, या फिर प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर बोला जाता है इसको। अब इसको हम लोग अलग फॉर्म्स में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं लॉग लेके, जैसे दोनों साइड अगर हम लोग लॉग ले लें, एल एन ले लेते हैं। ठीक है, तो ये क्योंकि बेस वहां पे ई है ना, एल एन के इधर आ गया, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एल एन ए और माइनस ई ए अपॉन आर टी, ई अपॉन आर और इंटू वन बाई टी। देखो, तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं क्या इसको, लॉ का बेसिक प्रॉपर्टी यूज किए हैं, एल एन दोनों साइड हम लोग ले लिए, तो यहाँ पे ये दोनों प्रोडक्ट में है, तो दोनों प्रोडक्ट में है तो सेपरेट हो जाएगा ना, एल एन ए प्लस एल एन ई, और उस पे पावर ई ए माइनस आर टी होगा, माइनस ई ए अपॉन आर टी। समझ रहे हो, यस सर। लॉ का प्रॉपर्टी। और वो जो पावर वाला है वो फिर उसके बाद आगे आ जाएगा सामने, तो वो सामने आ गया, उसके बाद बच क्या जाएगा, एल एन ई टू द बेस ई, तो इसका वैल्यू तो वन से रिप्लेस कर दिया ना, ये तो वन हो जाएगा। यस और नो, यस सर। बोलो बोलो जल्दी, किसी को दिक्कत है क्या इस फॉर्म में लिख रहे हैं तो? नो सर। कोई दिक्कत नहीं है, बस हम लोग उसको कन्वर्ट किए हैं दोनों साइड लॉग लेके। अब इसका ग्राफिकल प्लॉटेशन हम लोग कैसे कर सकते हैं, ग्राफिकली इसके ग्राफ्स इंपॉर्टेंट है, कैसे प्लॉट करते हैं हम लोग, तो इसमें पैरामीटर्स ध्यान देना, एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे हम लोग क्या क्या ले रहा है। यहाँ पे एक्चुअली हम लोग ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं किसके किसके बीच में, एल एन के वाई एक्सिस पे ले रहे हैं हम लोग। ठीक है, और एक्स एक्सिस पे हम लोग ले रहे हैं वन बाई टी। एल एन के वर्सेस वन बाई टी अगर हम लोग प्लॉट करेंगे
तो कैसा ग्राफ का नेचर क्या आएगा बता सकते हो तुम लोग? एल एन के वर्सेस 1/t, व्हाट विल बी द नेचर ऑफ ग्राफ? सिंपल सा चीज पूछ रहे हैं, बताओ जल्दी। एल एन के वर्सेस वन बाई टी अगर हम लीनियर। लोग स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाला फॉर्म है, लेकिन स्लोप क्या होगा इसका? पॉजिटिव स्लोप या नेगेटिव स्लोप? नेगेटिव स्लोप। विथ नेगेटिव स्लोप। ठीक है, तो ये कुछ इस टाइप का ग्राफ आएगा नेगेटिव स्लोप के साथ। और ये जो इंटरसेप्ट का वैल्यू है, ये इंटरसेप्ट हमारा किसके इक्वल हो जाएगा? एल एन ए के इक्वल। यस और नो? वाई इंटरसेप्ट हो गया हमारा एल एन ए, और इस केस में स्लोप जो आएगा, स्लोप का वैल्यू क्या हो जाएगा? माइनस ई ए अपॉन आर। समझ रहे हो नहीं? मतलब ये जो एंगल है, थीटा एंगल अगर हम लोग लें तो टेन थीटा से, तो टेन थीटा इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं? माइनस ई ए अपॉन आर। यस और नो? यस सर। चलो, अब यहाँ पे ध्यान दो, हम लोग दो अलग अलग केसेस कंसिडर कर रहे हैं। रेट कांस्टेंट हम लोग एज्यूम करते हैं, रेट कांस्टेंट एट टेम्परेचर T1, क्योंकि बता चुके हैं तुम लोग को रेट कांस्टेंट जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अब टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है वो हम लोग देखना चाह रहे हैं। तो रेट कांस्टेंट टेम्परेचर T1 पे अगर हम लोग K1 एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, और रेट कांस्टेंट एट टेम्परेचर T2, टेम्परेचर T2 अगर लें तो इस पे रेट कांस्टेंट हम लोग एज्यूम करते हैं ये कुछ K2 है। ठीक है, तो हम लोग इक्वेशन क्या ले सकते हैं? अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, एक और चीज एज्यूम किया जाता है। इट इज एज्यूम दैट आरएनएस कांस्टेंट ए तो वो कांस्टेंट एज्यूम किया जाएगा, और एक्टिवेशन एनर्जी भी टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट होता है। इट इज एज्यूम दैट ए आरएनएस पैरामीटर जो है एंड एक्टिवेशन एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, तब ये एजम्पशन लेने के बाद हम लोग देखो वो दोनों केसेस पे लिख रहे हैं हम लोग। एल एन के वन पहला टेम्परेचर पे, T1 टेम्परेचर पे क्या लिख सकते हैं? इज इक्वल टू एल एन ए माइनस ई ए अपॉन आर और इंटू 1/T1। ये इक्वेशन 1 लिख सकते हैं हम लोग। यस और नो? यस सर। अब सेकंड केस में हम लोग लिख सकते हैं एल एन के टू इज इक्वल टू एल एन ए माइनस ई ए अपॉन आर और इंटू 1/T2। ये इक्वेशन 2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग? इक्वेशन 2 में सब्ट्रैक्ट कर दो इक्वेशन 1 को, तो ये क्या आएगा देखो। तो इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं एल एन के टू अपॉन K1। यस और नो? यस सर। और इक्वल टू एल एन ए कैंसिल आउट हो गया, इसमें क्या बच जाएगा? ई अपॉन आर कॉमन आ गया हमारा, और ये क्या बच गया? 1/T2 माइनस, सॉरी माइनस में है ना, तो 1/T1 माइनस 1/T2। चलो, तो ये हमारा इक्वेशन आया। तो इस इक्वेशन से जो है हमारा रेट कांस्टेंट जो है वो टेम्परेचर से रिलेटेड होता है। ठीक है, इस इक्वेशन को बोला जाता है वान हॉफ इक्वेशन। एक्चुअली जो ये इक्वेशन दिया था, वान हॉफ्स इक्वेशन। इस टाइप का इक्वेशन तुम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम में भी पढ़े थे, याद है? जब हम लोग डेल्टा एच को रिलेट, वहां पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को रिलेट करते थे टेम्परेचर से। यहाँ पे यस। ई के वहां पे क्या आता था? ई की जगह डेल्टा एच आता था, चेंज इन एंथैल्पी। तो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक के केस में वो अलग अलग होता था ना? कुछ यस भी सर। याद नहीं है? नहीं याद है? यस। याद। चलो ठीक है, तो ये है। अब यहाँ पे देखो, एक्टिवेशन एनर्जी तो पॉजिटिव ही रहेगा हमेशा, वो तो कोई पॉजिटिव वैल्यू ही रहेगा ना। तो एक्टिवेशन एनर्जी अगर पॉजिटिव है तो टेम्परेचर अगर हम लोग इंक्रीज करेंगे तो रेट कांस्टेंट क्या होगा? बड़ा बता सकते हो? टेम्परेचर अगर हम लोग बढ़ा रहे हैं, इफ
मान लो T2 इज ग्रेटर देन T1, तो क्या होगा? अगर ये पॉजिटिव है हमारा तो K2 भी K1 से ग्रेटर होगा, यस और नो? बोलो जल्दी से। Yes, sir. टेम्परेचर अगर हमारा T2 अगर ग्रेटर देन है T1, मतलब टेम्परेचर जब हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं सेकंड केस में, तो उसके साथ रेट कांस्टेंट का वैल्यू भी क्या हो रहा है? वो इंक्रीज कर रहा है। हम लोग बोल सकते हैं कि दैट इज रेट कांस्टेंट जो है इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो ये रिलेशन होता है, इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये ध्यान रखना, रेट कांस्टेंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। टेम्परेचर अगर हम लोग इंक्रीज करेंगे तो रेट कांस्टेंट भी बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा। और उसको रिलेट कैसे करते हैं हम लोग? ये वाले इक्वेशन है, क्वांट हॉफ्स इक्वेशन। कोई दिक्कत? No, sir. चलो, अगर दिक्कत नहीं है तुम लोगों को तो हम क्वेश्चन कराते हैं। देखो, चलो क्वेश्चंस करेंगे एक बार इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट देखने के बाद। ठीक है, एक इसमें एक और टर्म आता है टेम्परेचर कोफिशिएंट का। ठीक है, ये क्वेश्चन लिख लियो ना सब लोग। Yes, sir. Yes, sir. स्क्रीन दिख रहा है तुम लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. चलो ठीक है, सबको आवाज आ रहा है ना? Yes, sir. Yes, sir. चलो, तो यहाँ तक हो गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं एक टर्म आता है टेम्परेचर कोफिशिएंट। टेम्परेचर कोएफिशिएंट। तो इसमें एक्चुअली होता क्या है कि ये एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे देखा गया, ऑन द बेसिस ऑफ अर्लियर ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ अर्लियर ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, जितने भी एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं पहले, उसके बेसिस पे ये देखा गया है कि मोस्टली जितने भी रिएक्शंस होते हैं ना, इट वाज फाउंड दैट ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, ऑन increasing the temperature by 10 डिग्री सेल्सियस, मतलब किसी भी रिएक्शन का अगर हम लोग टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा रहे थे ना, तो उसमें मोस्टली देखा गया कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है ना, किसी भी रिएक्शन के लिए देखा गया, गेट्स इंक्रीज बाय 2 or 3 टाइम्स। ठीक है, तो ये चीज मैक्सिमम, मतलब मोस्टली जितने भी रिएक्शंस पे एक्सपेरिमेंटली ये किया गया, तो सारे रिएक्शंस में ये पाया गया कि अगर किसी भी रिएक्शन का अगर हम लोग टेम्परेचर जो 10 डिग्री सेल्सियस से अगर बढ़ाते हैं, तो उसका जो रेट में फर्क पड़ता है ना, वो या तो दुगना हो जाता है या तो 3 टाइम्स हो जाता है। ठीक है, तो वो एक्चुअली कितना टाइम्स हो रहा है वो तुमको क्वेश्चन में मेंशन किया रहेगा। तो इसलिए इसी को बोलते हैं हम लोग टेम्परेचर कोफिशिएंट, और इसको डिफाइन ऐसे किया जाता है मैथमेटिकली। टेम्परेचर कोफिशिएंट इज डिफाइंड एज, उसी का रेशियो को हम लोग बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट, डिफाइंड एज, ये देखो टीसी से लिख रहा है टेम्परेचर कोफिशिएंट को। ये क्या है? रेट एट टी प्लस 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 10 डिग्री सेल्सियस, और डिवाइडेड बाय रेट एट T डिग्री सेल्सियस। समझ रहे हो? यही होता है Yes, sir. टेम्परेचर कोफिशिएंट। 10 डिग्री बढ़ाने पे जो रेट होगा और डिवाइडेड बाय जो इनिशियल रेट था, तो उसी के रेशियो को हम लोग बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट। या फिर रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट कांस्टेंट, तो रेट कांस्टेंट पे भी वही फर्क पड़ेगा। रेट कांस्टेंट के टर्म में भी लिख सकते हैं हम लोग T+10 डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाय KT। समझ रहे हो ना? तो इसके लिए एक इक्वेशन हम लोग जनरलाइज करके लिख सकते हैं ऐसे कि कोई भी टेम्परेचर RT+ΔT अगर बढ़ाया गया, ठीक है, 10 के जगह कुछ और भी बढ़ाया गया, तो इसको हम लोग ऐसा निकाल सकते हैं, दैट इज इक्वल टू RT, रेट एट टेम्परेचर T, इनटू टेम्परेचर कोफिशिएंट्स, और इस पे ΔT/10। समझ रहे हो? तो ये निकाला गया, जनरलाइज करके निकाला गया किसी भी टेम्परेचर T पे अगर हम लोग करना चाहें। तो इसी तरह K के लिए हम लोग लिख सकते हैं KT+ΔT, किसी भी
दूसरे टेम्परेचर पे तुमको फाइंड आउट करना है कि के पे क्या फर्क पड़ा होगा। हम लोग कैसे निकालते हैं, के है टेम्परेचर टी और इनटू टेम्परेचर कोफिशिएंट उसका दिया रहेगा तुमको क्वेश्चन में, और वो डेल्टा टी बाय 10 का उस पे पावर ले लेंगे हम लोग। ठीक है, तो यही चीज है। अब वो टेम्परेचर कोफिशिएंट मतलब वो रेशियो जो है वो कितने टाइम्स हो रहा है, 2 टाइम्स हो रहा है या 3 टाइम्स हो रहा है, वो तुमको दिया रहेगा क्वेश्चन में। समझ रहे हो ना, क्वेश्चन एक कराएंगे उससे क्लियर हो जाएगा। यस और नो लिख लियो इसको। हेलो, Yes, sir. Yes, sir. लिख। चलो देखो एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं सिंपल सा, इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। पहला क्वेश्चन लिखो। दिया हुआ है रेट ऑफ रिएक्शन एट 30 डिग्री सेल्सियस इज आर। ठीक है, एंड द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द रिएक्शन इज 2। ठीक है, एंड इट रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट, ये टेम्परेचर कोफिशिएंट जो है वो कांस्टेंट रहता है। तो फिर हमको फाइंड आउट करना है, देन प्रेडिक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन एट 60 डिग्री सेल्सियस। करो तो, सिंपल सा क्वेश्चन है, अभी जैसे बताया वैसे ही करो। Eight times. 8 टाइम्स हो जाएगा। डेल्टा टी यहाँ पे देख लो ना कितना है। तुमको 30 डिग्री पे रेट ऑफ रिएक्शन दिया गया, 60 पे पूछा गया है, तो डेल्टा टी का वैल्यू क्या है बता सकते हो। 30. डेल्टा 30 डिग्री हो गया, तो रेट एट 30 डिग्री तुमको आर दिया हुआ है, टेम्परेचर कोफिशिएंट यहाँ पे इस केस में दिया हुआ है 2, डेल्टा टी हो गया 30 और डिवाइडेड बाय 10 कर देंगे। तो ये देख लो 2 पे पावर क्यूब आ जाएगा, तो ये 8 आर हो जाएगा। सिंपली 8 आर हो गया आंसर। समझ लो, यहाँ पे जैसे तुमको क्वेश्चन में क्या दिया है ना, मैं सिंपली टेम्परेचर कोफिशिएंट लिख के दे दिया है। बहुत सारे केसेस में देखोगे क्या आएगा, ऐसे स्टेटमेंट के फॉर्म में दिया रहेगा कि रेट ऑफ रिएक्शन 30 डिग्री पे आर है, और ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर बाय 10 डिग्री सेल्सियस द रेट ऑफ रिएक्शन इज डबल्ड। ठीक है, इस तरह से लिखा रहेगा तुमको, रेट ऑफ रिएक्शन इज डबल्ड या ट्रिपल्ड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 10 डिग्री से हम लोग टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल या ट्रिपल हो रहा है, तो उस केस में इनडायरेक्टली तुमको वो किसका वैल्यू दिया हुआ है, टेम्परेचर कोफिशिएंट का ही दिया हुआ है ना। यस और नो, बोलो बोलो जल्दी। Yes. हेलो, ठीक है, तो वहां पे डायरेक्ट ऐसे लिख के नहीं देगा कि टेम्परेचर कोफिशिएंट ये है, तुमको स्टेटमेंट के फॉर्म में दे देगा कि ऑन इंक्रीजिंग द रेट ऑफ रिएक्शन बाय 10 डिग्री सेल्सियस द रेट ऑफ रिएक्शन गेट्स डबल्ड या फिर ट्रिपल्ड। तो जो भी दिया रहेगा रेशियो वही हो जाएगा हमारा टेम्परेचर कोफिशिएंट उस केस में। समझ रहे हो ना बात। तो तुमको कहीं कहीं डायरेक्ट लिखा रहेगा कि टेम्परेचर कोफिशिएंट ये है, कहीं पे स्टेटमेंट के फॉर्म में तुमको देगा। कोई दिक्कत। No, sir. बोलते ही नहीं हो यार तुम लोग। चलो, तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे अभी, और कैटलिस्ट का हम लोग पढ़ लेते हैं, उसके बाद और एक दो क्वेश्चंस करेंगे। चलो ये लिख लियो तुम लोग। Yes, sir. चलो, तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर तो हम लोग देख लिया, रेट ऑफ रिएक्शन पे कैसे टेम्परेचर इफेक्ट करता है। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। ठीक है, कैटलिस्ट का इफेक्ट भी डिटेल में हम लोग को करना है। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन।
कैटलिस्ट का क्या इफेक्ट होगा? तो इसमें हम लोग कैटलिस्ट जो है ना, हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, दो टाइप के कैटलिस्ट होते हैं। देर आर टू टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट। पहला होता है पॉजिटिव कैटलिस्ट। ठीक है, तो मेनली हम लोग पॉजिटिव कैटलिस्ट के बारे में ही बात करते हैं, और दूसरा होता है नेगेटिव। तो पॉजिटिव कैटलिस्ट जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन को पॉजिटिवली इम्पैक्ट करेगा, और नेगेटिव क्या करेगा, नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा। पॉजिटिव कैटलिस्ट अगर पॉजिटिवली इम्पैक्ट कर रहा है, मतलब वो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करेगा, बढ़ाएगा, इंक्रीज ही करेगा ना। Yes, Yes. sir. और नेगेटिव कैटलिस्ट क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को घटाता है। ठीक है, तो नेगेटिव कैटलिस्ट के बारे में हम लोग देखेंगे, बहुत सारे केसेस में नेगेटिव कैटलिस्ट यूज होता है। तो जब सरफेस केमिस्ट्री वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पे कैटालाइसिस एक अलग करके टॉपिक ही पढ़ते हैं हम लोग, तो वहाँ पे नेगेटिव कैटलिस्ट वाला केस देखेंगे। तो जनरली अभी तक जितने भी कैटलिस्ट तुम लोग सुने होंगे वो पॉजिटिव ही सुने होंगे, तो वो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करता है, बढ़ाता ही है। तो वो उस टाइप के कैटलिस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉजिटिव कैटलिस्ट। तो अभी तक यही सुने होंगे ना। Yes, sir. Yes, sir. तो लेकिन नेगेटिव कैटलिस्ट भी होते हैं, वो हम लोग पढ़ेंगे एग्जांपल्स सरफेस केमिस्ट्री में। ठीक है, तो कैटलिस्ट एक्चुअली कैसे रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे इंक्रीज करता है या चेंज कैसे करता है, इंक्रीज या डिक्रीज जो भी कर रहा है। तो कैटलिस्ट एक्चुअली क्या करता है ना, कैटलिस्ट से रिलेटेड कुछ कुछ पॉइंट लिख लो। कैटलिस्ट चेंजेस द रेट ऑफ रिएक्शन, चेंजेस द रेट ऑफ रिएक्शन बाय चेंजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, एक्चुअली एक्टिवेशन एनर्जी को ही चेंज करता है, चेंजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। मान लो अगर पॉजिटिव कैटलिस्ट लिए, ठीक है, तो पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या कर देगा, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देगा। तो एक्टिवेशन एनर्जी जैसे मान लो कम हो गया, तो कम हो गया तो अब ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उसको क्रॉस कर सकते हैं या नहीं, उस बैरियर को। Yes, sir. Yes. तो उस केस में ऑब्वियसली हमारा रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अगर मान लो नेगेटिव कैटलिस्ट लिए, तो वो एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। जैसे ही इंक्रीज कर दिया, तो अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे थे वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ऑब्वियसली रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। समझ रहे हो ना। तो कैटलिस्ट जो Yes, है रेट sir. ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज या डिक्रीज वो कैसे करता है, बाय चेंजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी को वो कम कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं कि कैटलिस्ट डज टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। कि कैटलिस्ट तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है, लेकिन लास्ट में क्या होता है ना, रिएक्शन में पार्टिसिपेट तो कर रहा है, लेकिन लास्ट में जितना अमाउंट वो कंज्यूम हो रहा है वो सारा रिकवर हो जा रहा है। मतलब जितना यूज हो रहा था ना, वो सारा लास्ट में देखोगे वो रिकवर हो गया। मतलब जितना इनिशियल अमाउंट हम लोग कैटलिस्ट का लिए थे, वापस जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा उतना ही वापस हमको मिल भी जाएगा। समझ रहे हो। तो Yes, रिएक्शन के sir. दौरान कंज्यूम नहीं होता है, मतलब रिएक्शन में पार्टिसिपेट भले ही कर रहा है वो, लेकिन कंज्यूम नहीं होगा। जैसे ही रिएक्शन खत्म होगा तो वो वापस वो रिकवर हो जाता है, जितना हम लोग यूज किए तो वो वापस पूरा पूरा रिकवर हो जाएगा। हम लोग लिख सकते हैं कैटलिस्ट डज टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है वो, एंड फॉलोज ए different path having different activation energy in comparison to if the same reaction is carried out in the absence of catalyst। ठीक है, मतलब जो रिएक्शन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट में जो पाथ ले रहा होगा, वो रिएक्शन का जो भी पाथ होगा, जरूरी नहीं है कि कैटलिस्ट के प्रेजेंस में वो पाथ सेम होगा। तो ऑब्वियसली वो पाथ डिफरेंट होगा ना, अभी तो एक्टिवेशन एनर्जी डिफर करता है। समझ रहे हो बात। तो कैटलिस्ट बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट पाथ फॉलो करता है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाने के लिए, और इसलिए वो एक्टिवेशन एनर्जी में डिफरेंस ला सकता है। अगर सेम पाथ पे चलेगा तो एक्टिवेशन एनर्जी चेंज होगा क्या, बोलो। No, sir. No, नो sir. सर। चलो बस नेक्स्ट पॉइंट लिखना, बट द अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट रिमेन्स कांस्टेंट।
बिफोर एंड आफ्टर द रिएक्शन। समझ रहे हो बात? बिफोर एंड आफ्टर जो अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट होगा वो कांस्टेंट रहता है, मतलब वो जितना यूज हो रहा है वो रिकवर हो जाता है बाद में, लेकिन फेज ऑफ कैटलिस्ट चेंज हो सकता है, इसे ध्यान देना। बट यहाँ पे लिख लेना कि बट फेज ऑफ द कैटलिस्ट may change after the completion of reaction। फेज समझ रहे हो ना? सॉलिड, लिक्विड Yes, या sir. ठीक है, तो वो चेंज हो सकता है कि मतलब इनिशियली अगर हम लोग मान लो सॉलिड फेज में कैटलिस्ट लिए थे तो हो सकता है कि रिएक्शन होने के बाद वो हमको लिक्विड में मिल जाए, ठीक है, तो उस तरह से फेज चेंज हो सकता है। हर केस में नहीं होता है, किसी किसी केस में फेज चेंज हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट ये है ना, कैटलिस्ट कैन नॉट इनिशिएट ए रिएक्शन। ये चीज ध्यान देना, रिएक्शन को कभी भी वो इनिशिएट नहीं करेगा। इनिशिएट मतलब समझ रहे हो, स्टार्ट नहीं करेगा वो कैटलिस्ट। स्टार्ट किसको करना होगा? रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को, Reactant. ठीक है। कैटलिस्ट कभी भी स्टार्ट नहीं करेगा, वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, जैसे एक बार स्टार्ट हो गया उसके बाद वो पार्टिसिपेट करेगा, बट वो इनिशिएट नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि कैटलिस्ट कैन नॉट अफेक्ट द थर्मोडायनेमिक पैरामीटर। थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स को कैटलिस्ट कभी भी इफेक्ट नहीं कर पाएगा। थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स मतलब क्या हुआ, एनर्जी से रिलेटेड जितने भी पैरामीटर्स हैं, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट हो गया, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट हो गया, इन सबको कैटलिस्ट चेंज नहीं कर सकता है। एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज कर देगा, लेकिन आ, वो एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, ये सारा जो थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स हैं इन सबको वो चेंज नहीं कर सकता है, ठीक है। तो कैटलिस्ट का पाथ अगर हम लोग ड्रॉ करना चाहें तो ये कुछ इस तरह का पाथ फॉलो कर लेगा। पाथ डिफरेंट होता है, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ पे ये एनर्जी ले रहे हैं वाई एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे हम लोग रिएक्शन कोऑर्डिनेट ले रहे हैं, ठीक है। तो मान लो ये एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट में हमारा ये सीन था, ठीक है। यहाँ पे हमारा रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, ये एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट में था। तो प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट में जो होगा, रिएक्टेंट का एनर्जी तो इतना ही रहेगा, बट वो और प्रोडक्ट का एनर्जी तो इतना ही रहेगा। इनिशियल और फाइनल ये दोनों पॉइंट सेम है, बट ये पाथ जो हो सकता है, ये पाथ क्या हो गया, अगर पॉजिटिव कैटलिस्ट लिया है तो ये एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर कर दिया, और पाथ क्या हो गया ये, अब ये पाथ हो गया। समझ रहे हो बात? एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट और एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट ये चेंज नहीं हो सकता है, वो तो सेम रहेगा हमारा, ठीक है। ये हमारा कैटलिस्ट का पाथ होगा। एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर दिया, ये कम कर दिया, तो इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट ये है। कम हो गया ना एक्टिवेशन एनर्जी। देखो इस केस में, जो कैटलिस्ट के केस में एक्टिवेशन एनर्जी है ये मान लेते हैं ई ए डैश, और इनिशियल जो एक्टिवेशन एनर्जी था ये कितना था हमारा, ई ए था, डिक्रीज हुआ या नहीं, ये था। Yes, sir. यस, एक्टिवेशन एनर्जी, तो ये एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज हो रहा है, मतलब ये किस टाइप का कैटलिस्ट है हमारा, पॉजिटिव कैटलिस्ट लिया है, ठीक है। ये ट्रांजिशन स्टेट है हमारा, तो पॉजिटिव कैटलिस्ट। लेकिन समझ रहे हो ना वो बात, Yes, sir. थर्मोडायनेमिक पैरामीटर को कैटलिस्ट इफेक्ट नहीं कर पाएगा, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट वो सारा सेम चीज सेम रहेगा। सर लेकिन डेल्टा एच तो एक्टिवेशन एनर्जी पर डिपेंड करता है ना। क्या बोल रहे हो, डेल्टा एच? यस सर। देखते हैं अभी, जैसे मान लो अभी हम लोग रिवर्सिबल रिएक्शन के केस में देखते हैं कैसे हो। थ्रेशोल्ड एनर्जी और एक्टिवेशन एनर्जी ये चेंज हो जाएगा हमारा, है ना। थ्रेशोल्ड एनर्जी यस और सर। एक्टिवेशन एनर्जी ये चेंज हो जाएगा हमारा, ठीक है। जैसे मान लो अगर हम लोग फॉरवर्ड और बैकवर्ड, इन केस ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन अगर केस देखें, इन केस ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। रिवर्सिबल रिएक्शंस के केस में हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो एनर्जी थ्रेशोल्ड, ये लिख सकते हैं। फॉरवर्ड के लिए अगर लिखें तो एनर्जी ऑफ रिएक्शन प्लस एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड, लिख सकते हैं ऐसा। यस सर। और डेट इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट और प्लस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड, ई ए बी।
यस और नो, बोलो। yes sir. अब हम लोग एज्यूम करते हैं ये है एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट में, पहला वाला जो केस है एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट में है। सेकंड इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट अगर लिखे हम लोग, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ई आर प्लस एक्टिवेशन एनर्जी ई एफ डैश, ठीक है। और यहाँ पे लिख सकते हैं एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू ई ए बी डैश, यस और नो। Yes sir. Yes sir. इस केस में क्या होगा देखो, डेल्टा एच अगर लिखोगे तो डेल्टा एच एक्चुअली क्या होता है, ईपी माइनस ई आर, दैट इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड होगा। Yes sir. यही चीज हम लोग किसके लिए लिख सकते हैं, ई एफ डैश माइनस ई ए बी डैश, होगा या नहीं। Yes sir. समझ गया. समझ रहे हो बात। यस और नो। Yes sir. चलो, तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन वाला केस हो गया हमारा, ठीक है। इसमें एक और पॉइंट नोट करके लिखना, कैटलिस्ट कैनॉट चेंज द थर्मोडायनामिक पैरामीटर्स, ठीक है। सॉरी, चेंज, ठीक है। थर्मोडायनामिक पैरामीटर्स मतलब जैसे डेल्टा एच हो गया, डेल्टा एस हो गया, डेल्टा जी हो गया, ये सारे थर्मोडायनामिक पैरामीटर्स हैं। एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, ये सारा थर्मोडायनामिक पैरामीटर्स है, इसको चेंज नहीं करेगा, ठीक है। तो इसलिए कैटलिस्ट का कोई भी इफेक्ट नहीं होता, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। कैटलिस्ट डज नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। इसलिए कैटलिस्ट कभी भी रिएक्शन का परसेंटेज यील्ड चेंज नहीं कर सकता है, समझ रहे हो। देयरफॉर ए कैटलिस्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कैन नॉट चेंज द परसेंटेज यील्ड ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि मान लो कोई भी रिएक्शन का परसेंटेज यील्ड अगर है 85% है, तो अगर कैटलिस्ट में यूज कर लिया तो उसका परसेंटेज यील्ड 95%, ऐसा कभी नहीं होगा। परसेंटेज यील्ड पे कैटलिस्ट का कोई रोल नहीं होता है। कैटलिस्ट सिर्फ काम ये कर सकता है, रिएक्शन के रेट को स्पीड बढ़ा सकता है। कैसे वो चेंज करते हैं रिएक्शन के रेट को, बाय चेंजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी, है ना। कभी Yes भी sir. परसेंटेज यील्ड को वो वैरी नहीं कर सकता है, क्योंकि परसेंटेज यील्ड जो होता है वो डिसाइड कैसे होता है, उसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से डिसाइड होता है ना। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे तो कोई फर्क होता ही नहीं है कैटलिस्ट का, होता है क्या, नो No इफेक्ट होता है, sir. ठीक है। इसलिए कैटलिस्ट कभी भी परसेंटेज यील्ड किसी भी रिएक्शन का चेंज नहीं कर पाएगा। तो ये सारे पॉइंट्स पूछे जाते हैं कैटलिस्ट से रिलेटेड, 3-4 पॉइंट दे देगा तुमको, पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट या इनकरेक्ट, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखना होगा तुमको। अब एक और चीज ध्यान रखो, सिंस द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड forward and backward reaction gets changed by equal amount, gets changed by equal amount in the presence of a catalyst। मतलब फॉरवर्ड में जितना चेंज हुआ एक्टिवेशन एनर्जी का, बैकवर्ड वाले केस के लिए भी एक्टिवेशन एनर्जी का चेंज क्या होगा, उतना ही होगा ना कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, यस और नो, बोलो। Yes sir. तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि देयरफॉर ए कैटलिस्ट catalyzes the फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन बाय इक्वल अमाउंट। ऐसा नहीं है कि फॉरवर्ड रिएक्शन के रेट को बढ़ा देगा ज्यादा और बैकवर्ड के रेट को कम बढ़ाएगा, वैसा नहीं होता है। एक्टिवेशन एनर्जी का जो डिफरेंस ला रहा है वो दोनों में तो इक्वल अमाउंट का डिफरेंस आ रहा है ना, आइदर फॉरवर्ड के केस में बात करो या बैकवर्ड के केस में बात करो। जो डिफरेंस आ रहा है एनर्जी का, एक्टिवेशन एनर्जी का जो डिफरेंस आ रहा है वो तो दोनों केस में सिमिलर है,
या नहीं? यस सर। इसलिए कैटलिस्ट जो है वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों रिएक्शन को सेम अमाउंट में कैटलाइज कर रहा है। मतलब फॉरवर्ड को अगर वो 2 टाइम्स रेट बढ़ा रहा है तो बैक एट द सेम टाइम बैकवर्ड को भी वो क्या करेगा, 2 टाइम्स इंक्रीज करेगा। समझ रहे हो बात? यस सर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो देयरफॉर ए कैटलिस्ट कैटलाइजेस द फॉरवर्ड रिएक्शन एंड बैकवर्ड रिएक्शन बाय इक्वल अमाउंट। तो ये सारा कैटलिस्ट से रिलेटेड पॉइंट था। ये सब पॉइंट ध्यान रखना, ये सब पूछा जाता है। मतलब थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में मतलब 3-4 क्वेश्चन पूछा जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट कैटलिस्ट इज ट्रू, ऐसे करके ऑप्शंस दिए रहेंगे। आया भी है जेई मेंस में, ठीक है, देख लेना तुम लोग। तो सारे पॉइंट्स लिख लियो तुम लोग। समझ आया कि नहीं? बहुत सिंपल सा चीज है, इसमें कुछ है नहीं। Yes, sir. यस। लिख चुके हो यस सर। सब लोग? नोट कर रहे हो? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. चलो ठीक है। चलो अब Yes, देखते हैं sir. इस पे रिलेटेड कुछ कुछ क्वेश्चंस हम लोग करते हैं। देखो क्वेश्चंस कैसे आएंगे इस पे, न्यूमेरिकल्स किस टाइप के आते हैं। तो देखते हैं जो आया हुआ क्वेश्चंस है, ठीक है। पहला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, रिएक्शन करो, लिखो साथ में ही तुम लोग। रिएक्शन इज कैरिड आउट एट 500 केल्विन, ठीक है। इफ द सेम रिएक्शन is carried out in presence of catalyst at the same rate, ध्यान रखना, at the same rate, rate इस केस में सेम है, तो the temperature required is 400 Kelvin। तो इस केस में अगर सेम रेट पे वो रिएक्शन को कैटलिस्ट के प्रेजेंस में कराना चाह रहे हैं तो टेम्परेचर 100 केल्विन से कम हो गया, मतलब 400 केल्विन पे ही हो जा रहा है। यहाँ पे फाइंड आउट करना है हमको, कैलकुलेट द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन if the catalyst lowers the activation energy by 20 kilojoule पर मोल। चलो ट्राई करो, तो एक्टिवेशन एनर्जी रिएक्शन का फाइंड आउट करना है। Hundred. क्या 100? 100 kilojoule per mole. 100 किलो जूल पर मोल, ठीक है, करेक्ट।
बन गया सबसे क्या? हम्म। सर स्क्रीन नहीं दिख रहा। एक मिनट। बना सबसे। बन गया या बताना है? सर बता दीजिए। चलो देखो, क्या है तो हम लोग को बोला गया कि रेट कांस्टेंट जो है ना, सेम रेट है। अगर रेट सेम है तो रेट कांस्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट के। हम लोग लिख सकते हैं कि के जो होता है, के का एक्सप्रेशन क्या लिखे थे? ए इंटू ई पे पावर माइनस ई अपॉन आर टी, ये था। तो ये फर्स्ट केस में अगर रेट कांस्टेंट हम लोग के लेंगे तो सेकंड केस में भी क्या रहेगा, के ही रहेगा। यस और नो? क्योंकि सेम रेट पे रिएक्शन कराया है तो रेट कांस्टेंट पे सेम रहेगा। तो इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं फर्स्ट केस का, और बाकी सारा चीज सेम है। तो अगर एक्टिवेशन एनर्जी को हम लोग ये एज्यूम कर लिए, तो फर्स्ट केस में हमारा टेम्परेचर कितना है? 500 केल्विन। यस और नो? अब सेकंड केस में देखो, हम लोग कैटलिस्ट के प्रेजेंस वाला केस ले रहे हैं, तो इसमें कैटलिस्ट क्या कर रहा है, उसके एक्टिवेशन एनर्जी को कितने से कम कर दिया? 20 किलो जूल पर 20 मोल से कम कर। यस सर। तो यहाँ पे अगर हमारा एक्टिवेशन एनर्जी क्या आ जाएगा, ई ए माइनस 20 हो जाएगा। यस और नो? यस। और यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, आर है। सॉरी, ये आर रेट कांस्टेंट हो गया, और टेम्परेचर यहाँ पे कितना है? 400 केल्विन। 400 यस सर। ए और सॉरी, ए और ई पे पावर माइनस इतना है ना। ए और ए तो दोनों केस में सेम रहेगा, और इनस यस कांस्टेंट तो चेंज होता नहीं है। आर अब भी ई सेम। पे पावर, आर मतलब ई पे पावर दोनों साइड सेम ही है, तो ई पे पावर ही है, तो इसको डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं माइनस ये आर इंटू 500 इज इक्वल टू माइनस ये बाई 20 आर इंटू 400। यही तो आ जाएगा ना डायरेक्टली। इसी यस को सॉल्व कर लो, यहाँ से ये आर नहीं आ जाएगा हमारा। कितना आ गया ये? 100। 100 आ गया। यही निकालना था, 100 किलो जूल पर मोल। एक्टिवेशन एनर्जी जो है इस रिएक्शन का है 100 किलो जूल पर मोल। ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं। चलो एक दो और क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। समझ में आ गया ना सबको? यस सर। यस सर। सिंपल ही क्वेश्चन रहता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिख लियो ना इसको, फर्स्ट वाले को। यस सर। चलो क्वेश्चन नंबर 2 है, द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर अ रिएक्शन इज 100 किलो जूल पर मोल। ठीक है, इसमें क्या बोला गया, प्रेजेंस ऑफ ए कैटलिस्ट lowers the activation energy by 75%। ठीक है, what will be the effect on the rate of reaction at 20 degrees Celsius, other things being equal। ठीक है, चलो बताओ, ट्राई करो।
नहीं बन रहा है। K2 by K1 तो आ गया सर 75 by RT करीब। K2 K1 कितना आया, उसका लॉग का कैलकुलेशन है ना इसमें थोड़ा सा। K2 by K1 is 75 by RT। हाँ उसी के फॉर्म में रहने देना, बहुत लेंदी कैलकुलेशन अगर आ रहा है तो। K का इक्वेशन क्या आता है, K इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं A A इंटू ई पे पावर E अपॉन आर टी, minus yes ठीक है, माइनस E अपॉन आर टी। तो फर्स्ट केस में एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट में अगर हम लोग लेते हैं K1, तो ये है A इंटू ई पे पावर एक्टिवेशन एनर्जी कितना दिया हुआ 100 अपॉन आर टी, यस और नो। yes sir सेकंड केस में क्या हो जाएगा हमारा एक्टिवेशन एनर्जी 25 प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट में A इंटू -25 अपॉन आर टी, टेम्परेचर तो सेम ही है दोनों केस में, yes है ना। तो यहाँ पे रेशियो लोगे K2 अपॉन K1 अगर करें हम लोग, तो K2 अपॉन K1 क्या आ जाएगा हमारे पास, E पे पावर 75 अपॉन आर टी हो जाएगा, yes sir है ना। अब लॉग लेके कर सकते हो दोनों साइड, मतलब एल एन ले लो पहले, ठीक है। एल एन K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं 75 अपॉन आर टी, यस और नो। yes sir अब इसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं 2.303 लॉग yes K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू 75 अपॉन आर टी। यहाँ पे एक्सप्रेशन के टर्म में या फिर सॉल्व भी कर सकते हो, ये K2 अपॉन K1 का रेशियो क्या आएगा, आर और टी का उसके वैल्यू लिए तो सर तुमको R पता है ना। डालना पड़ेगा और फिर 20 के लिए 20 लिखेंगे ना। 20 के लिए 20 लिखोगे, केल्विन में लिखेंगे ना टेम्परेचर, अच्छा हाँ 293 yes sir और है R ना। का और क्या ये sir? 75 किलो जूल है, तो ये भी ध्यान रखना आर का जो वैल्यू होता है वो जूल में होता है। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे 8.314 जो ये जूल वाला वैल्यू है इसको 1000 से डिवाइड भी तो करना होगा, yes यस और नो। ये yes 75 जो डिफरेंस है वो तो किलो जूल में है ना, एक बार यूनिट देखो ऊपर, yes sir तो किलो जूल हाँ तो ये 1000 ऊपर जाएगा, यस और नो। और yes टेम्परेचर यहाँ पे कितना है 20 डिग्री 290 सेल्सियस है तो 293 कैल, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे तुम लोग, ये सॉल्व करोगे देखो कितना आ रहा है, तो यहाँ से इसी फॉर्म में रहने देना, या सॉल्व कर सकते हो तो कर लो। लॉग K2 अपॉन K1 ये क्या आ जाएगा हमारे पास 75 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 2.303 इंटू 8.314 इंटू 293। इसको सॉल्व करो, अब कुछ आसान सा वैल्यू आ रहा होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर देखो। या बेसिकली हमको K2 अपॉन K1 का रेशियो निकालना है, तो ये 10 पे पावर उतना हो जाएगा ना। ये वाला वैल्यू अगर मान लेते हैं ये yes x आ गया हमारा, कुछ x आ गया, ठीक है। सॉल्व करोगे इसको जो भी आएगा x एज्यूम कर लेते हैं हम, x आया तो K2 अपॉन K1 ये क्या आ जाएगा 10 पे पावर x हो जाएगा, यस और नो। K2 क्या हो yes गया 10 पे पावर x इंटू K1, कुछ इस टाइप का आ गया, है ना। तो K2 ये इतना हो गया, तो रेट क्योंकि रेट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है हमारा रेट कांस्टेंट है, यहाँ पे R2 अपॉन R1 भी लिख सकते हैं ऐसा। yes तो R2 इज इक्वल टू ये क्या आ जाएगा 10 टू द पावर x इंटू R1, समझ रहे हो बात, यस और नो। तो जो रेट कांस्टेंट का रेशियो yes होगा वो वही रेशियो तो हमारा रेट कांस्टेंट ये रेट का भी हो जाएगा, ठीक है। तो देख लेना क्या आ रहा है वैल्यू, सॉल्व कर लेना तुम लोग। तो एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में देखना ऑप्शंस दिए रहेंगे तो उसमें कुछ या तो तुमको एक्सप्रेशन के फॉर्म में ही पूछ लेगा या फिर ऐसा वैल्यूज होगा जो कि आसानी से बन जाएगा, कट जाएगा आसानी से, ठीक है। तो ये इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर हम लोग देख लिया आज, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट भी देख लिया, ठीक है। इसी टाइप के क्वेश्चंस मोस्टली मिलेंगे तुमको, और एक्सप्रेशन वाले क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। तो एक बार देख लेना क्वेश्चंस इसके, ट्राई कर लेना तुम लोग इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर वाले। तो यहाँ तक हम लोग कर चुके हैं, मतलब मैक्सिमम पोर्शन तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे,
मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे, ठीक है, कैसे मैकेनिज्म निकालते हैं हम लोग, अगर कोई भी रिएक्शन 2 3 4 स्टेप में अगर होगा तो उस स्टेप्स को यूज करके हम लोग उसका रेट लॉ एक्सप्रेशन कैसे डिराइव करते हैं, वो सारा चीज देखना है हमको। उसके बाद एक ऑर्डर के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, उसी में एक टर्म आता है मॉलिकुलैरिटी, ठीक है, ऑर्डर एंड मॉलिकुलैरिटी, तो उसके बारे में क्या डिफरेंस होता है उन दोनों में, वो सब चीज देखना है, ठीक है। उसके बाद उसके बाद क्या है, हाँ, पैरेलल और कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शंस होते हैं कुछ, ठीक है। उसके बाद एक रेडियो एक्टिविटी वाला भी थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट है, वो सब चीज देखना है। तुम मोस्टली खत्म हो जाएगा तुम लोग का, अब ज्यादा क्लास नहीं लगेगा, ठीक है, मतलब 3 3 से 4 क्लास मैक्सिमम। तुम लोग बना रहे हो क्वेश्चंस इसके? यस सर। सर बुकलेट में एक कॉम्प्लिकेशन इन फर्स्ट ऑर्डर है, तो वो वाला भी कर सकते हैं। कॉम्प्लिकेशन इन फर्स्ट ऑर्डर क्या है? वही कंसेक्यूटिव क्वेश्चन कंसेक्यूटिव और पैरेलल वाला है क्या? पता नहीं, हम्म पता नहीं सर। हाँ, वही है पैरेलल रिएक्शंस एंड कंसेक्यूटिव वाला, वो बताएंगे, हम डिस्कस करेंगे बाद में। वो एक्चुअली मेडिकल के सिलेबस में नहीं है, ठीक है, वो जेई में पूछा जाता है, जेई में भी, वो जेई मेंस में नहीं है, होता है जेई एडवांस के लिए मोस्टली वो टॉपिक है, ठीक है, वो डिस्कस करेंगे, वो लास्ट में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो उसको अभी छोड़ देना उससे रिलेटेड, बाकी ये सब करो अभी। ठीक। बना रहे हो तुम लोग क्वेश्चंस, बन रहा है इससे या नहीं? यस सर। बन रहा है ना? अब यस सर। टेम्परेचर यस सर। वाले भी, ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी, टेम्परेचर, ये सब से रिलेटेड, कैटलिस्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस ट्राई करो, ठीक है, बन जाएगा, आसान सा है, कुछ है नहीं, जो फॉर्मूला बस एक दो ध्यान रखो, जो बेसिक फॉर्मूला है उस क्वेश्चंस बनाओ, ठीक है। थ्योरी पढ़ने के चक्कर में मत रहना तुम लोग, थ्योरी एक बार देख लो फॉर्मूला क्या है, उसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चंस ही बनाओ, ठीक है। चलो तो आज इतना ही रहने देते, कुछ पूछना है और देख लो, कुछ पूछना है किसी को तो। समझ आ रहा है या नहीं जो बता रहे हैं? यस सर। यस सर। आ रहा है ना, बस प्रैक्टिस करते जाओ, बन जाएगा क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस आज तो आसान ही रहता है इसमें, प्रैक्टिस करोगे तो क्वेश्चंस बनेगा, नहीं प्रैक्टिस करोगे तो नहीं बनेगा, ठीक है। तो बनाओ क्वेश्चन, आगे नेक्स्ट क्लास में करते हैं आगे, ठीक है। थैंक यू सर। चलो, थैंक यू।